नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम यूरोलिथियासिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो कई लोगों को अक्सर होता है, पता चलता है कि यूरिन के रास्ते में स्टोन है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि वो स्टोन कैसे हो जाता है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, सर्जरी का क्या ऑप्शन है, क्या नहीं, क्या क्या मॉडर्न मेथड्स हैं, और ये भी देखेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स में जो स्टोन होते हैं उनको किन नामों से जानते हैं, कौन सी दवाइयाँ हैं, क्या सिम्टम्स हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो यूरोलिथियासिस मतलब कि किसी भी तरह का स्टोन यूरिन के रास्ते में पाया जाना, मतलब यूरेटर, यूरेथ्रा, ब्लैडर, इन सब में से कहीं पे भी स्टोन का प्रेजेंट होना। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि यूटीआई और प्रोस्टेटिक डिसीजेस जो होती हैं उनके बाद होने वाली ये तीसरी सबसे ज़्यादा कॉमनली अकरिंग डिसीज़ है जो होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट डिसीज़ आफ्टर दीज टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। और प्रोस्टेट डिसीज़ के बारे में भी अगला वीडियो आने वाला है। तो प्रोस्टेट डिसीज़ और यूटीआई के बाद जो तीसरी सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है वो यही है यूरोलिथियासिस। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, अब अलग अलग जगह पे हो रही है तो अलग अलग नाम से दिया जाएगा। देखिए, यूरिन में आपका किडनी भी इन्वॉल्व होता है, तो अगर किडनी में है ना तो उसको नेफ्रोलिथियासिस कहेंगे। ठीक है, और अगर वो यूरेटर में है, ठीक है, तो यूरेटर में है तो यूरेटर क्या करता है, यूरिन को फ्लो करवाता है किडनी से ब्लैडर की तरफ। तो अगर वहाँ पे है तो उसको कहेंगे यूरेटर लिथियासिस। और ब्लैडर लिथियासिस अगर ब्लैडर में है और यूरेथ्रा में है तो यूरेथ्रल लिथियासिस। ठीक है, तो ये कुछ नाम है अलग अलग जगह पे, जहाँ पे होगा उसके हिसाब से इसका नाम है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स, स्टोन भी कई तरह के होते हैं। तो अगर कैल्शियम बेस्ड स्टोन है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कैल्शियम बेस्ड स्टोन है ये 20 से 30 वर्ष की आयु के पुरुषों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला स्टोन है कैल्शियम बेस्ड स्टोन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है, अब कैल्शियम कहाँ से आता है, जो हम डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, हम सॉल्ट इंटेक करते हैं, या फिर जो भी हम मीट मटन खाते हैं, एनिमल का एब्डोमेन वगैरह जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम का कंजम्पशन हमने बढ़ा रखा है, तो वो कैल्शियम क्या करेगा, बॉडी में जा करके ऑक्सलेट और फॉस्फोरस के संग कंबाइन होगा, ऑक्सलेट और फॉस्फोरस के संग कंबाइन होकर स्टोन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, फिर सिस्टीन स्टोन्स क्या होते हैं, सिस्टीन स्टोन्स जो होते हैं वो सिस्टेन्यूरिया की वजह से होते हैं। देखिए, सिस्टेन्यूरिया एक ऐसी बीमारी है जो मेन में भी हो सकती है, वुमन में भी हो सकती है। ये अमाइनो एसिड सिस्टीन, जब दो सिस्टीन एक संग जुड़ जाते हैं तो सिस्टेन्यूरिया हो जाती है। ठीक है, सिस्टीन एक प्रकार का अमाइनो एसिड्स है, जब दो सिस्टीन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो सिस्टेन्यूरिया हो जाता है। तो अगर स्टोन इसकी वजह से फॉर्म हुआ है तो उसको कहते हैं सिस्टीन स्टोन्स। ठीक है, फिर स्ट्रोवाइट स्टोन्स, तो स्ट्रोवाइट स्टोन्स वो स्टोन्स होते हैं जिन महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पहले से होता है, उनमें ये स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर यूरिक एसिड स्टोन्स, जो पेशेंट्स कीमोथेरेपी से गो थ्रू कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा होता है, ऑलरेडी यूरिक एसिड का लेवल बहुत बढ़ा हुआ होता है, तो उसकी वजह से, यूरिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, फिर कुछ दवाइयाँ भी हैं जिनके ट्रीटमेंट की वजह से भी होता है, जैसे कि एचआईवी के ट्रीटमेंट के लिए इम्यूनोकॉम्प्रेसेंट जो ड्रग दी जाती हैं उनकी वजह से, और एसाइक्लोवीर, इंडिनावीर और ट्राइमेट्रिन जैसी दवाइयों की वजह से भी ये स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अब हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि किस में हो सकता है। देखिए, तो दो फैक्टर हैं, एंडोजिनस फैक्टर और एक्सोजिनस फैक्टर। एंडोजिनस फैक्टर मतलब कि जो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो पहला एज है, एज फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो एज क्या है कि 20 से 50 साल के आयु वर्ग में भी कभी भी स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, फिर जेंडर की बात करें तो पुरुषों में ज़्यादा स्टोन का फॉर्मेशन होता है इन कंपैरिजन टू महिलाओं के। और फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि सिस्टेन्यूरिया की बात करें तो ये भी एक जेनेटिक डिसीज़ है, तो अगर सिस्टेन्यूरिया जैसी फैमिली कोई कंडीशन है तो बहुत चांसेस हैं कि आप फैमिली से पास ऑन हो सकता है। ठीक है,
अब एक्सोजिनस की फैक्टर की बात करें तो एक्सोजिनस फैक्टर जो बाहर की वजह से होता है, वातावरण के अनुकूल हो जाता है। तो जैसे सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्लाइमेट कंडीशन। जैसे कि जो लोग वार्म क्लाइमेट में रहते हैं उनको स्टोन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। और न्यूट्रिशन में जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग हाई कैल्शियम रिच डाइट लेते हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, एनिमल्स मीट वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनमें ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और कैसे, और फार्माकोथेरेपी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो HIV ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं उनमें स्टोन का फॉर्मेशन होने का चांसेस है, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं साइंस। देखिए स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है तो पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहली बात तो किडनी में पेन होगा, रीनल कोलिक जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद कपकपी होगी, दर्द होगा, और यूरिन करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं मिक्चुरेशन। तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है, यानी कि डिसयूरिया इस कंडीशन को कहते हैं। तो पेनफुल मिक्चुरेशन, ठीक है। तो ये कुछ है। देखिए यूरिन करने में पेन तो UTI में भी होता है, ठीक है। तो ये आपको सिम्टम्स अपने से ये सेल्फ असेसमेंट के थ्रू पता चलेगा कि अगर किडनी वाले रीजन में लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, आपको कपकपी भी हो रही है, फीवर भी है, तो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। फिर डायग्नोसिस की बात करें तो देखिए डायग्नोस करने का सबसे पहला तरीका है कि एक्सरे होगा किडनी का, ब्लैडर का और यूरेट्रा का। एक्सरे होगा, और फिर क्या हो सकता है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में हाइड्रोनेफ्रोसिस करते हैं, यानी कि किडनी, हाइड्रोनेफ्रोसिस के थ्रू केवल किडनी और ब्लैडर के स्टोन को ही डिटेक्ट किया जा सकता है, यूरेटर के स्टोन को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये डिटेक्टिंग टेक्निक्स हैं। फिर है एक पाइलोग्राफी। अब भाई स्टोन किस जगह पे, एग्जैक्ट लोकेशन, तो स्टोन के एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने की जो टेक्निक है वो है पाइलोग्राफी, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि स्टोन किस जगह पे है और उसकी वजह से किडनी के फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कायदे से पता चल जाएगा थ्रू दिस पाइलोग्राफी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए तो CT स्कैन करवा सकते हैं, ठीक है। CT स्कैन करवाने से क्या पता चल जाएगा कि स्टोन कहाँ पे, कितना बड़ा है, बाकी सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि YouTube पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन के नाम से, तो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लैब टेस्ट की अगर हम बात करें। तो अब डायग्नोस करने की कोशिश की गई, अब लैब टेस्ट की बात अगर करें तो सबसे पहला जो करना पड़ेगा यूरिन एनालिसिस होगी। यूरिन एनालिसिस में क्या देखा जाएगा कि यूरिन में कहीं कोई RBCs वगैरह, इरिथ्रोसाइट्स तो नहीं आ रहे हैं, ये सबसे पहला सिम्टम्स होता है। अगर UTI है तो RBC ज़रूर आ रहा होगा, तो इसलिए यूरिन एनालिसिस करना कंपल्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद बायोकेमिकल ब्लड एनालिसिस, ब्लड का एनालिसिस होता है कि कहीं कोई STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का कंडीशन है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, पैराथार्मोन, ठीक है। तो पैराथार्मोन एक हार्मोन्स होता है जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। तो जब कैल्शियम की लेवल बढ़ती है तो इस हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस हार्मोन्स के लेवल को चेक करने के लिए पैराथार्मोन टेस्ट भी होता है। फिर उसके बाद 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन, ठीक है। तो जो आप खा रहे हैं, आपकी बॉडी मेटाबोलाइज किस तरह से कर रही है, यूरिन में क्या क्या निकल रहा है, आपकी बॉडी का कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस, कुछ मेटाबॉलिक कंडीशन से रिलेटेड तो नहीं है ये यूरोलिथियासिस। इसको डिटेक्ट करने के लिए यूरिन को कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करना है, मेटाबॉलिक कोई भी मेटाबॉलिक चीज़ के लिए, ठीक है। और फिर क्या है, स्टोन एनालिसिस। स्टोन एनालिसिस तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब स्टोन ऑपरेट करके हाथ में आ जाए, बाहर आ जाए, तो उस स्टोन को एनालिसिस के लिए भेज दिया जाता है। उसका शेप, साइज़, किस कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से बना, कैसे बना, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके स्टोन के रीअकरेंस होने से रोका जा सकता है, ठीक है। कभी भविष्य में ऐसा ना हो कि दोबारा से यूरोलिथियासिस वाली कंडीशन आ जाए, तो उसको रोकने के लिए स्टोन का एनालिसिस होता है। आपने देखा होगा लैब, जब आप किसी पेशेंट को कभी हॉस्पिटल में देखा होगा, ऑपरेट करके स्टोन निकलता है, कुछ भी निकलता है, तो उसको भी लैब में टेस्ट के लिए भेज देते हैं। ये दिस इज जस्ट कि रीअकरेंस, यानी दोबारा ना हो भविष्य में, उसको रोकने के लिए, ठीक है। अगर फॉलोअप में डॉक्टर्स को क्या करना है इसका आइडिया उनको लगता है, ठीक है।
तो एक ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जो अंडरलाइन कंडीशंस हैं, जैसे कि रीनल कोलिक हो रहा है, पेन हो रहा है, भाई यूटीआई वॉशरूम जाते समय पेन हो रहा है, तो पेन को कम करने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो 7 दिन के लिए दी जाती हैं वो, और ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं जिनसे दर्द कम होगा, ये सारी चीज़ें दी जा सकती हैं। फिर उसके बाद क्या है, इन्वेजिव मैथड्स हैं। इन्वेजिव मैथड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं कि स्टोन को हटाना, जो कि बहुत कंपल्जन है, वो खुद से तो गलने से रहा, तो उसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए जो पहला है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ESWL। ESWL में क्या होता है फ्रेंड्स, इसका जो सबसे एडवांस टेक्निक है वो है इस समय लेज़र लिथोट्रिप्सी। लेज़र्स के थ्रू ही अंदर अंदर क्या करते हैं, शॉक वेव से स्टोन को तोड़ने की कोशिश की जाती है और स्टोन को शॉक वेव के थ्रू गला करके बाहर निकालते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से शॉक दी जाती है। और फिर क्या है, यूरेथ्रोस्कोपी एंड इंट्राकॉर्पोरियल लिथोट्रिप्सी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यूरेटस में से लेज़र के थ्रू, ठीक है, यूरेटर में अगर स्टोन है तो लेज़र के थ्रू स्टोन को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। फिर क्या है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि देखिए मैं बता देती हूँ आपको फिर से कि ये जो यूरेट्रोस्कोपी होती है ना, यूरेट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, यूरेटर में एक पाइप इंसर्ट की जाती है और पाइप इंसर्ट करके स्टोन को वहाँ पर ब्रेक किया जाता है, स्टोन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको ख़त्म की जाती है यूरेटर के अंदर ही, ठीक है। और परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी में क्या होता है कि नेफ्रोस्कोप नाम का एक चीज़ होती है, पाइप होती है, पाइप जैसा नेफ्रोस्कोप स्किन के थ्रू किडनी में डाला जाता है और फिर वहाँ पे, ठीक है, स्टोन को देखा जाता है कि स्टोन कहाँ पर है, ठीक है। जब स्टोन का पता चल जाता है तो स्टोन को स्पेशल अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू ब्रेक किया जाता है, ठीक है। भाई स्टोन तो बहुत बड़ा होगा ना, इतना बड़ा कुछ भी साइज हो सकता है, तो उसको ब्रेक करना है कैसे, स्पेशल अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस के थ्रू, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन बचती है वो है ओपन सर्जरी। सर्जिकली कट करके इंसिजन कट करके स्टोन को देखा जाए और उसको निकाल करके फिर वापस से इंसिजन कर दिया जाए, ठीक है। तो फ्रेंड दिस इज़ ऑल अबाउट यूरोलिथियासिस। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जितना ज़्यादा पानी हो सके पानी पीना है। अगर 1.5 लीटर से कम पानी आपने किसी भी दिन पिया है तो उसको ज़रूर मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप खा तो रहे हैं पानी नहीं पी रहे हैं। तो क्या होता है ना, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं फ्रेंड्स, मैं वो फिर से बता दूं आपको कि जो लोग ओवरवेट होते हैं तो सिर्फ खाते जाते हैं पानी नहीं पीते हैं अगर, तो ओवरवेट इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, उसकी वजह से भी स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि अगर आपने पानी का कंजम्पशन 1.5 लीटर पानी प्रतिदिन पीना बहुत आवश्यक है, उससे कम पिया तो भी बॉडी में क्या हो रहा है, जो आप खा रहे हैं वो डिपॉजिट होता जाएगा और कोई चीज़ जब कहीं इकट्ठा होती जाएगी तो वो क्या करेगी, पत्थर जैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो यही स्टोन होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स और क्या होता है कि एक्सरसाइज ना करना, हेल्दी हैबिट्स नहीं मेंटेन करना, कभी कभी अचानक से कैल्शियम ही इनटेक खूब ज़्यादा करना और उस कैल्शियम को उतना आप यूटिलाइज भी नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। तो यूरोलिथियासिस से प्रिवेंशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 3 चीज़ें हैं, मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ। पानी पीना ज़रूरी है और कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने यहाँ भी देखा होगा कि ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ही है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकता है, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचना है, क्योंकि आपने देखा होगा महिलाओं में जिनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है उनमें ये स्ट्रोवाइट स्टोन्स प्रेजेंट हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है, और फिर इससे पेन होता है बहुत। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको हमेशा बैलेंस लेकर के चलना है, लाइफ से हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। तो वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।